बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। इंडिया मुस्लिम एहतजाजियों के खिलाफ क्रैकडाउन बंद करे, एमनेस्टी ने किया मुतालबा। कहा, इजहार ख्याल की जुर्रत करने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। रशिया ने डोनेस्क में यूक्रेनी फाइटर्स से किया हथियार डालने का मुतालबा। कहा, मुज़ाहमत बेवकूफ़ी है। ब्रसेल्स में नाटो वजीरों की मीटिंग, यूक्रेन की फौजी मदद बढ़ाने पर गौर। नाटो चीफ ने कहा, भारी हथियार देंगे। ताइवान पर चाइना के हमले से इलाकाई अमन खतरे में पड़ जाएगा, अमेरिका ने दी वार्निंग। कहा, ताइवान की मदद के पाबंद हैं। सीरिया में इसराइल के मिसाइल हमले नाकाबिल कबूल हैं, रशिया ने किया नाराजगी का इजहार। कहा, मसले का जायजा लेंगे। गाजा नाकाबंदी के बदतरीन असरात, 80% बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो गए, सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट। कहा, पाबंदियां फौरी हटाई जाएं। दिल्ली में अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग, शरद पवार ने सदारती उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया। कहा, अभी सरगर्म सियासी इनिंग्स खेलनी बाकी है। ममता की मीटिंग में फारूक अब्दुल्ला या गोपाल कृष्ण गांधी को अपोजिशन सदारती उम्मीदवार बनाने की तजवीज़ें। राहुल गांधी से मुसलसल तीसरे दिन ईडी की पूछताछ, पुलिस और कांग्रेसियों में झड़पें, सचिन पायलट और कई हिरासत में। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इंडियन गवर्नमेंट से कहा है कि वो मुस्लिम एहतजाजियों के खिलाफ क्रैकडाउन बंद करे। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम ने इल्ज़ाम लगाया कि इंडियन ओहदेदार उन मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं जो इजहार ख्याल की जुर्रत कर रहे हैं। हाल ही में बीजेपी की साबिक़ तर्जुमान नुपुर शर्मा की तरफ से गुस्ताखाना रिमार्क्स के खिलाफ कई जगह मुसलमानों ने एहतजाज किया था, जिसके दौरान गड़बड़ के वाक़यात पेश आए थे। इन वाक़यात के दौरान रांची में 2 लड़कों की मौत हुई थी। इन वाक़यात के बाद उत्तर प्रदेश में गड़बड़ के मुलज़िमीन के घर गिराए गए थे, जिस पर एक तनाज़ा पैदा हो गया है। एमनेस्टी ने कहा कि एहतजाजियों पर ताकत का इस्तेमाल, यकतरफा गिरफ्तारियां और घरों का डेमोलिशन इंसानी हकूक़ के बारे में इंडिया के वादों की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। एमनेस्टी के ओहदेदार आकार पटेल ने एक बयान में ये बात कही। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों को फौरी और किसी शर्त के बगैर रिहा किया जाए। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई साबिक़ जजेस और वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक ख़त लिखते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट डेमोलिशंस के मामले में दखल अंदाजी करे। इस तरह मुसलमानों को इज्तिमाई सज़ा देने का सिलसिला रुकना चाहिए। हाल ही में कई मुस्लिम मुल्कों ने इंडिया से गुस्ताखाना रिमार्क्स के बारे में एहतजाज किया था, जिसके बाद हुक्मरान बीजेपी ने पार्टी तर्जुमान नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया था और एक और बीजेपी लीडर को पार्टी से निकाल दिया था। इस मुहिम के लिए कतर ने पहल की थी। कतर, कुवैत, ईरान और पाकिस्तान ने इंडिया के सफ़ीरों को बुलाकर एहतजाज किया था। इसके अलावा सऊदी अरब, UAE, ओमान, मलेशिया, इंडोनेशिया और दूसरे मुल्कों ने भी एहतजाज किया। कई मुल्कों में मुजाहरे भी हुए, जिनमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल थे। इंडिया के बारे में चाइना ने भी दबी दबी ज़बान में इस मामले पर तनकीद की है और कहा है कि इंडिया को इस मामले से मुनासिब ढंग से निमटना चाहिए और मुख्तलिफ मज़हबों और तहज़ीबों के दरमियान खुशगवार माहौल पैदा करना चाहिए। कई मुस्लिम तंजीमों ने इंडिया के मुसलमानों से अपील की है कि वो आने वाले जुमे को जुमे की नमाज के बाद इस मसले पर सड़कों पर एहतजाज ना करें।
बात करते हैं यूक्रेन की। रशिया ने ईस्ट यूक्रेन के शहर सेवेरोडोनेस्क में यूक्रेनी फाइटर से कहा है कि वो हथियार डाल दें, लेकिन यूक्रेनी फौज ने अब तक रशिया के इस मुतालबे का कोई जवाब नहीं दिया है। सेवेरोडोनेस्क के बाज़ मकामात पर अब भी लड़ाई हो रही है। ज़्यादातर इलाकों पर यानी तकरीबन 80% इलाके पर रशिया का कब्जा हो चुका है। रशियन अहदेदारों ने यूक्रेनी फाइटर से कहा कि वो इस बेवकूफ़ाना मुज़ाहमत को रोके और हथियार डाले। इस दौरान यूक्रेन के कई शहरों में शेलिंग जारी है। मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कहा है कि यूक्रेन की जंग एक नाजुक मरहले में पहुंच गई है। यूक्रेन ने कहा है कि जंग में अब तक 113 बच्चे हलाक हुए हैं और 600 के करीब बच्चे जख्मी हुए हैं। यूक्रेन जंग का असर दुनिया भर में खाने पीने की चीज़ों की कीमतों पर पड़ रहा है। इस मसले पर रशिया और मगरबी मुल्कों के दरमियान इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। मॉस्को ने कहा है कि रशिया पर लगाई गई पाबंदियां इस बहरान की एक वजह है। यूनाइटेड नेशंस के एक अहदेदार ने कहा है कि यूक्रेन जंग की वजह से बच्चों के हुकूक का बहरान पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के तकरीबन 2/3 बच्चे लड़ाई की वजह से बेघर हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि जंग की वजह से हर 3 में से 2 यूक्रेनी बच्चे बेघर हैं। नाटो चीफ जेंस स्टॉल्टनबर्ग ने कहा है कि नाटो इत्तेहाद यूक्रेन को भारी हथियार देगा। उन्होंने कहा कि नई मदद के बारे में नाटो समिट में जो बहुत जल्द होने वाला है फैसला किया जाएगा। यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी फौज को मदद की ज़रूरत है और यूरोपीय यूनियन को चाहिए कि वो रशिया के खिलाफ पाबंदियां सख्त करे। ज़ेलेंस्की ने मगरबी इत्तेहादियों से कहा कि वो यूक्रेन को जदीद एंटी मिसाइल सिस्टम्स दें। नाटो चीफ ने कहा कि फौजी इत्तेहाद को अपनी तैयारी की हालत और सलाहियतें बढ़ानी चाहिए। वो डच वज़ीर आज़म के साथ बातचीत के बाद खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने डेनमार्क, पोलैंड, लातविया, रोमेनिया, पुर्तगाल और बेल्जियम के लीडर से मुलाकातें की। उन्होंने मैड्रिड में इस महीने के आखिर में नाटो समिट से पहले इन लीडर से मुलाकातें की। ब्रसल्स में नाटो के डिफेंस मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई जिसमें यूक्रेन की फौजी मदद बढ़ाने पर गौर किया गया। वजीरों ने कहा कि डोनबास इलाके में रशिया का मुकाबला करने के लिए रशिया को मजीद हथियार चाहिए। रशिया ने कहा है कि उसकी फौजों ने लीव इलाके में नाटो मुल्कों की तरफ से यूक्रेन को दिए गए हथियारों के कई गोदाम तबाह कर दिए हैं। क्रेमलिन ने कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत के चैनल्स बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। डिमिट्री पेस्कोव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बातचीत के ज़रिए ही यूक्रेन और दूसरे मामलात पर इख्तिलाफात दूर किए जा सकते हैं। उन्होंने एक दूसरे के एहतराम और फ़ायदे की ज़रूरत पर जोर दिया। यूक्रेन के अहदेदारों ने कहा कि जंग की वजह से 2.4 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन पर मौसम सरमा की फसलें नहीं काटी जा सकेंगी। इन फसलों की जुमला मालियत $1.4 बिलियन है। यूक्रेन के ज़रूरी शोबे को यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को रशिया की जंग की वजह से अब तक $4.2 बिलियन का नुकसान हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक लड़ाई की वजह से 42,000 बकरे, 92,000 गाय, 2,58,000 खिंजीर और 5.7 मिलियन परिंदे भी हलाक हुए हैं। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रों ने यूक्रेन का दौरा करने से पहले सख्त लहजा अपनाया। उन्होंने कहा कि हम रशिया की फौजों को रोकने और यूक्रेन की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। रोमेनिया में नाटो के एक फौजी अड्डे पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल को बचाने के लिए हमें आज कदम उठाना चाहिए। पोलैंड के वज़ीर आज़म ने कहा कि नाटो ने यूक्रेन की हिफाजत के लिए काफ़ी कदम नहीं उठाए हैं। वज़ीर आज़म पोलैंड ने कहा कि अगर यूक्रेन फेल होता है तो हमारी साख क्या बाकी रह जाएगी। क्या हम इस बात का तसव्वुर कर सकते हैं कि यूक्रेन नाकाम हो जाए और हम मामूल की तरह फिर से रहने लगें। इस दौरान मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि पाबंदी के बावजूद रशिया कई मुल्कों को सस्ता तेल बेच रहा है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी की रिपोर्ट में ये बात कही गई। बताया गया कि रशिया ने यूक्रेन पर हमले के 100 दिन के अंदर तेल और गैस बेचकर $10 बिलियन कमाए हैं। अमेरिका ने मार्च के महीने में रशिया के तेल और गैस के एक्सपोर्ट्स पर मुकम्मल पाबंदी लगाई थी। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि वो 2030 तक एनर्जी सेक्टर में रशिया पर डिपेंडेंसी को ख़त्म कर देंगे। अमेरिका ने वार्निंग दी है कि ताइवान पर चाइना के हमले की सूरत में इलाकाई अमन खतरे में पड़ जाएगा। सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग में हिस्सा लेते हुए अमेरिका के वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने ताइवान के लिए अमेरिकी तायीद को दोहराया और कहा कि चाइना की फ़ौज की हालिया सरगर्मियों से खित्ते में स्टेटस को बदलने के खतरे पैदा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन वन चाइना पॉलिसी का पाबंद है, लेकिन वो चाइना के साथ डिफेंस ताल्लुकात और गैर रस्मी रबज़ब जारी रखना चाहता है।
बुलेटिन के इस हिस्से में देखेंगे मिडल ईस्ट की खबरें। शुरुआत करते हैं फ़लस्तीन से। गाज़ा 15 साल से इसराइल की नाकाबंदी में है, इस वजह से वहां के बच्चों की नफ्सियात पर बुरा असर पड़ रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि गाज़ा के 80% बच्चे डिप्रेशन का शिकार हैं। गाज़ा में रहने वाले 8 लाख बच्चों को नहीं मालूम कि बगैर नाकाबंदी के ज़िंदगी कैसे होती है। इन हालात से उनकी दिमागी सेहत बुरी तरह मुतासर हो रही है। सेव द चिल्ड्रन तंजीम ने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही। इस रिपोर्ट का उन्वान ट्रैप्ड है। इस इंटरव्यू के दौरान 488 बच्चों और 168 माँ बाप और केयर गिवर्स से बातचीत की गई। तंजीम ने 2018 में भी ऐसा ही एक सर्वे किया था। इसराइल ने जून 2007 में गाज़ा की नाकाबंदी शुरू की थी, जिससे गाज़ा की इकोनॉमी बुरी तरह मुतासर हुई है। इन पाबंदियों की वजह से गाज़ा में आना जाना और सामान लाना या ले जाना बहुत मुश्किल है। गाज़ा की आबादी तकरीबन 2 मिलियन है, जिसमें से 47% बच्चे हैं। सेव द चिल्ड्रन तंजीम ने कहा कि गाज़ा के आधे से ज़्यादा बच्चों ने कभी न कभी ख़ुदकुशी के बारे में और अपने आप को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा है। इन हालात की एक वजह यह है कि बच्चों को बुनियादी इलाज भी मुयस्सर नहीं है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि इन बच्चों पर नफ्सियात असरात का उनकी ज़िंदगियों और आने वाले वक्त पर भी बुरा असर पड़ सकता है। कई बच्चों को बात करने में भी मुश्किल पेश आ रही है। कई बच्चे बुनियादी काम करने में भी दुश्वारी महसूस कर रहे हैं। डायरेक्टर सेव द चिल्ड्रन जेसन ली ने कहा कि इन हालात से दुनिया को जाग जाना चाहिए। 2018 की सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट में कहा गया था कि मुसलसल नाकाबंदी से इलाज पहुंचाने वाले लोग यानी केयर गिवर्स अपनी सलाहियतें बरकरार नहीं रख सकेंगे। सेव द चिल्ड्रन की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया कि किस तरह 96% लोगों ने जिनसे बातचीत की गई मायूसी, बेचैनी और जज्बाती तनाव की बात की। सेव द चिल्ड्रन ने इसराइली हुकूमत से कहा कि वो फौरी गाज़ा की नाकाबंदी बर्खास्त करे और अपना कब्ज़ा ख़त्म करे। तंजीम ने कहा कि तमाम फ़रीक़ों को चाहिए कि वो मसले की जड़ों तक पहुँचें और उन तमाम बच्चों और ख़ानदानों की हिफाजत के लिए कदम उठाएं जिन्हें इज़्ज़त और हिफाजत की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि हमें फौरी मसला ख़त्म करना चाहिए और मौशी महरूमियों को दूर करना चाहिए। इसराइल ने 2007 में उस वक्त गाज़ा की नाकाबंदी की थी जब फ़लस्तीनी इलाक़ों में होने वाले इलेक्शंस में हमास ने कामयाबी हासिल की थी, लेकिन हमास और फ़तह के दरमियान झड़पें शुरू हो गई थीं और मगरबी किनारे पर फ़तह और गाज़ा पर हमास का कंट्रोल हो गया। इसके बाद से इसराइल यानी फ़लस्तीनी इलाक़ों में कोई इलेक्शंस नहीं हुए। कुवैत ने इसराइली जराइम पर दुनिया को ठोस रुख इख्तियार करने का मशवरा दिया है। यूनाइटेड नेशंस की इंसानी हकूक़ काउंसिल में कुवैत ने मुतालबा किया कि आलमी बिरादरी को फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ इसराइल की बार बार की जाने वाली खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करनी चाहिए। दर्जनों यहूदी आबादकारों ने एक बार फिर मस्जिद अक्सा के सहन में घुसते हुए उस मकाम की बेहुरमती की। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि ये यहूदी आबादकार इसराइली पुलिस की निगरानी में मगरबी गेट से दाखिल हुए और तलमूदी तरीके से रसूमात अदा की। यूरोपीय यूनियन रशिया पर दारोमदार को कम करने के लिए इजिप्ट और इसराइल से गैस खरीदने पर बातचीत कर रहा है। इस सिलसिले में उम्मीद है कि जल्द ही समझौते किए जाएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा है कि तेहरान पड़ोसी पहले पॉलिसी पर अमल कर रहा है। उन्होंने तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात करते हुए ये बात कही। तुर्कमानिस्तान के सदर ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से भी मुलाकात की। इस मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान अलग अलग शोबों में ताउन के बारे में बातचीत की गई। रशिया ने सीरिया की ज़मीन पर इसराइल के मिसाइल हमलों को नाकाबिल कबूल करार दिया है। सीरिया से मुताल्लिक़ रशिया के खुसूसी नुमाइंदे ने कहा कि हम यकीनन इसराइल के हमलों में इजाफे के मसले का जायज़ा लेंगे, ये नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कज़ाकिस्तान के दारुल-हुकूमत आस्ताना में सीरिया के बारे में होने वाली मीटिंग में ये बात कही। एनसीपी लीडर शरद पवार ने सदारती उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी की पहल पर अपोजिशन पार्टियों की एक मीटिंग हुई। सोर्सेस ने दुनिया भर से को बताया कि शरद पवार ने सदारती उम्मीदवार बनने की पेशकश कबूल नहीं की। मीटिंग में कोई दूसरा नाम तजवीज़ नहीं किया गया। ममता बनर्जी ने एक दिन पहले ही शरद पवार से मुलाकात की थी। उन्होंने अपोजिशन के मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार के तौर पर शरद पवार के नाम की तजवीज़ पेश की थी। सदारती इलेक्शंस 18 जुलाई को होने वाले हैं। मालूम हुआ कि मीटिंग के दौरान अपोजिशन उम्मीदवार
امیدوار کے طور پر فاروق عبداللہ یا گوپال کرشن گاندھی کے نام تجویز کیے گئے۔ شرد پوار نے ممتا بنرجی کی پیشکش قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اب بھی سرگرم سیاسی اننگز کھیلنی ہے۔ اس طرح 81 سالہ شرد پوار نے تمام اندازوں کو رد کر دیا۔ سورسز نے بتایا کہ شرد پوار ایک ہارنے والی لڑائی لڑنا نہیں چاہتے۔ ڈی ایم کے لیڈر ٹی آر بالو نے کہا کہ تمام پارٹیوں نے شرد پوار سے درخواست کی کہ وہ صدارتی الیکشنز میں اپوزیشن کے امیدوار بن جائیں، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اس میٹنگ میں کانگریس، سماجوادی پارٹی، این سی پی، ڈی ایم کے، آر جے ڈی، کمیونسٹ پارٹیوں کے لیڈرز نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ شیو سینا، نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی، جے ڈی ایس، آر ایس پی، مسلم لیگ، آر ایل ڈی اور جے ایم ایم کے نمائندے بھی موجود تھے۔ شرومنی اکالی دل نے میٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اس کے علاوہ عام آدمی پارٹی، ٹی آر ایس اور بیجو جنتا دل بھی شریک نہیں ہوئے۔ ممتا بنرجی نے 19 پارٹیوں کے لیڈرز کو خط لکھتے ہوئے میٹنگ میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ اپوزیشن کی میٹنگ میں وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف ایک قرارداد منظور کی گئی۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی سے مسلسل تیسرے دن انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے پوچھ تاچھ کی۔ ان سے نیشنل ہیرالڈ منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں کئی گھنٹے پوچھ تاچھ کی گئی۔ ان سے 2 سیشنز میں پوچھ تاچھ کی گئی۔ منگل کو راہل گاندھی سے 11 گھنٹے پوچھ تاچھ کی گئی تھی۔ اس سے پہلے پیر کو بھی 10 گھنٹے سے زیادہ دیر تک ان سے پوچھ تاچھ کی گئی تھی۔ اس دوران کانگریسیوں نے ایک بار پھر احتجاج کیا۔ اس موقع پر کانگریسیوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ کئی کانگریس لیڈرز اور کارکنوں کو حراست میں لیا گیا، جن میں سچن پائلٹ بھی شامل ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ انڈیا مسلم احتجاجیوں کے خلاف کریک ڈاؤن بند کرے، ایمنسٹی نے کیا مطالبہ۔ کہا اظہار خیال کی جرات کرنے والوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ رشیا نے ڈونیسک میں یوکرینی فائٹرز سے کیا ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ۔ کہا مزاحمت بے وقوفی ہے۔ برسلز میں نیٹو وزیروں کی میٹنگ، یوکرین کی فوجی مدد بڑھانے پر غور۔ نیٹو چیف نے کہا بھاری ہتھیار دیں گے۔ تائیوان پر چائنا کے حملے سے علاقائی امن خطرے میں پڑ جائے گا۔ امریکہ نے دی وارننگ، کہا تائیوان کی مدد کے پابند ہیں۔ سیریا میں اسرائیل کے میزائل حملے ناقابل قبول ہیں۔ رشیا نے کیا ناراضگی کا اظہار، کہا مسئلے کا جائزہ لیں گے۔ غزہ ناکہ بندی کے بدترین اثرات، 80% بچے ڈپریشن کا شکار ہو گئے۔ سیو دی چلڈرن کی رپورٹ، کہا پابندیاں فوری ہٹائی جائیں۔ دہلی میں اپوزیشن پارٹیوں کی میٹنگ، شرد پوار نے صدارتی امیدوار بننے سے انکار کر دیا۔ کہا ابھی سرگرم سیاسی اننگز کھیلنی باقی ہے۔ ممتا کی میٹنگ میں فاروق عبداللہ یا گوپال کرشن گاندھی کو اپوزیشن صدارتی امیدوار بنانے کی تجویزیں۔ راہل گاندھی سے مسلسل تیسرے دن ای ڈی کی پوچھ تاچھ، پولیس اور کانگریسیوں میں جھڑپیں، سچن پائلٹ اور کئی حراست میں۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شیڈول فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔